Assalamu alaikum. This is me, Aisha Kamal, your teacher of social studies. हम जैसे कि पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर वर्ल्ड क्लाइमेट को हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? टेम्परेचर्स पढ़ लिया था हमने, क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ लिए थे। अब आगे हमने क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान पढ़ना था। आई थिंक आपको पिछले जो है वो लेक्चर्स समझ आ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ, और समझ आने चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आते सो यू कैन आस्क। और अब हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। क्लाइमेट को हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट किसी कोई लंबे टाइम की जो वेदर कंडीशन होती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। लंबे अरसे के लिए वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर हमारा डेली जो चेंज होता रहता है, यानी कि अभी थोड़ी सी गर्मी है, शाम के वक्त थोड़ी ठंड हो जाती है, फिर सुबह के टाइम थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, फिर इसी तरह दोपहर को ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वेदर। लेकिन अभी क्या चल रही हैं? गर्मियाँ। ओवरऑल हम क्या कहते हैं? गर्मियाँ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसे है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस क्लाइमेटिक जोन में पाकिस्तान कहाँ लाई कर रहा है। पाकिस्तान कहाँ है? आप अगर वर्ल्ड मैप उसके ऊपर खोल के, गूगल अर्थ के ऊपर खोल के देखें तो पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान नॉर्थ वाली साइड पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। और इसकी कैसी की शेप है? ये लंबा है। ये जो येलो सा एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये और थोड़ा सा ब्राउन वाला एरिया इसमें ऐड होता है, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मैप आप लोगों ने पहले भी देखा है, इसके ऊपर बुक के ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन आप सर्च करके भी देखें कि पाकिस्तान का मैप दुनिया के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है, तो वो ये कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे, ये वाली जगह पे, ये यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे येलो कलर है, वहाँ पे क्या है कि वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, ऐसे का कुछ वो बन रहा है। और साथ में कुछ पिंक एरिया भी अगर ऐड हो जाए तो हॉट एंड वेट, यानी कि यहाँ पे 4 किस्म के सीजन्स आ जाते हैं। हॉट भी आता है, वेट भी आता है, वेरी हॉट भी आता है, और वेरी ड्राई भी आ जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं। अब इस लोकेशन को जहन में रखते हुए कि ये कलर्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या इसके मुताबिक ही हमारे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान लाई जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड पे, यानी कि ऊपर वाली साइड पे लाई करता है। द कंट्री कवर्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी कि ये जो हमारी पाकिस्तान कंट्री है, ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड है। एंड द क्लाइमेट in one place is just quite different from that in another। तो वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक जगह पे कुछ और होगा, लेकिन दूसरी जगह पे उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यानी कि अगर एक जगह पे इस्लामाबाद में या मरी में बहुत ठंड पड़ रही है, तो उससे नीचे जब हम सिंध की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो इस तरह के भी सीजन्स और क्लाइमेट होते हैं हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का जो शेप है वो थोड़ी लंबाई में है, तो रीजन्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर तक जाते हैं ठंड होती जाती है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ यानी कि इक्वेटर की तरफ आते जाते हैं तो वहाँ गर्मी होती जाती है, क्योंकि इक्वेटर के पास तो गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे सन रेजेस डायरेक्ट पड़ती हैं इसलिए। एंड द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून। यूजुअली हम जून को जो है सबसे गर्म मंथ समझते हैं। द एवरेज टेम्परेचर्स एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल। एवरेज टेम्परेचर, अब एवरेज टेम्परेचर क्या है? एवरेज टेम्परेचर हम बोलेंगे पूरे मंथ के टेम्परेचर को। अब किसी दिन 40 डिग्री होता है, किसी दिन 39 होता है, किसी दिन 45 होता है, किसी दिन 35 होता है, किसी दिन 23, इस तरह करके मतलब हर दिन का टेम्परेचर अलग अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पूरे मंथ के टेम्परेचर को कलेक्ट करके उसको 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज आ जाती है कि मुनासिब दर्जा हरारत पूरे मंथ में कितना रहा है, तो हम उसको एवरेज बोलते हैं।
इसी तरह साल का भी हम करते हैं, सारे मंथ्स का टेम्परेचर लिख के, एवरेज टेम्परेचर लिख के उसको हम 12 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर आ जाता है। और इसी तरह रेनफॉल भी। फॉर फ्यू सिटीज आर गिवन बिलो, कुछ सिटीज़ का उन्होंने इधर बताया हुआ है, जैसे जैकबाबाद का जनवरी में इस तरह टेम्परेचर था, जून में 36, यानी कि ये पाकिस्तान में ही हैं दोनों। तो जैकबाबाद का जनवरी में इतना होता है और जून में इस तरह टेम्परेचर हो जाता है। इसी तरह कोयटा में जून में 25, यानी कि इट्स नॉट मच हॉट 25, लेकिन सर्दियों में -2 पॉइंट। इसी तरह मुल्तान, नोकुंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, मरी, तो ये जो है मरी का आप देख सकते हैं 3.7 जनवरी में, जबकि जून में 20.6। ये भी कोई इतनी खास गर्मी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस एरिया का टेम्परेचर शो हो रहा है यहाँ पे? जून में मुल्तान का शो हो रहा है, और सबसे कम टेम्परेचर किस एरिया के? कोयटा का, सर्दियों में। इसी तरह एवरेज रेनफॉल भी लिखी हुई है, किस मंथ में कितनी रेनफॉल होती है। तो सबसे ज़्यादा किस सिटी में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? और सबसे ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग मरी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। The figures given in the table are average temperature. Some places have very severe winter and temperature can drop very low. For example, the temperature in Koita has been as low as -16 degrees Celsius in winters. And temperatures in summer can also be well above the average. Jacobabad once recorded a temperature of 53 degrees Celsius, and many weather stations have recorded temperature above 49 degrees Celsius. जैकबाबाद में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ क्लाइमेट, यानी कि हम क्लाइमेट को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए कि क्लाइमेट क्या होता है, इसके लिए हमें वी आल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी देखनी पड़ती है कि एवरेज उस किसी भी रीजन का जब हम क्लाइमेट देखते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बारिशें कितनी ज़्यादा होती हैं, किस एरिया में कितनी बारिश होती है, जाहिर सी बात है बारिश से भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड, यानी कि विंड कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। नॉर्दर्न एरिया से आ रही है तो हवाएं ठंडी होंगी, जबकि सदर्न एरिया से आ रही होंगी हवाएं तो गर्म होंगी। और फ्रीक्वेंसी यानी कि किस शिद्दत से आ रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है हवा की। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि हम ह्यूमिडिटी का वर्ड यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को, यानी कि हवा में कितना पानी है, कितनी ह्यूमिडिटी है इन द एयर, हवा में। एंड द अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो हमें क्लाइमेट को समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर पढ़ा था कि टेम्परेचर का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा है और कम है। टेम्परेचर आपको समझ आ रही होगी कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर दर्जा हरारत है, यानी कि गर्मी है, सर्दी है, माइल्ड है, कोल्ड है, क्या है। इसी तरह रेनफॉल, बारिश का भी आपको पता है, बारिश मैटर करती है कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर नॉर्मल होगा, क्योंकि पानी जो है वो ठंड कर देता है, ठंड नहीं तो नॉर्मल जो है वो मौसम कर देता है। इसी तरह हवा जब चलती है हम कहते हैं ठंडी हवा आ रही है, नॉर्थ वाली साइड से आ रही है, साउथ वाली साइड से आ रही है, तो हम उस हिसाब से बात करते हैं हवा के बारे में। और जब थोड़ी थोड़ी ऐसे हमें ठंडी लग रही होती है तो हम कहते हैं ऐसे हवा में से ना थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है, जैसे मुंह के ऊपर ऐसे ठंडी हवा लग रही है, तो वो हवा में क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं। आगे, द क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। क्लाइमेट जो है वो काफ़ी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करता है। हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन, हिल्स और माउंटेन बारिश को रोक लेती हैं, क्योंकि जब कोई भी बैरियर उनके आगे आ जाता है तो वो बारिश एक साइड पे हो जाती है, जबकि दूसरी साइड ऐसे ही रह जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड टू सम एरियाज, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो कहीं भी अगर क्लाउड्स हैं तो वो उस रास्ते से अगर गुजर रही है बहुत तेज़ हवा तो वो अपने साथ वो क्लाउड्स ले आएंगे, हवा अपने साथ क्लाउड्स ले आती है और रेन, और फिर वो जहाँ पे जिस जगह पे रुकते हैं हवा रुकती है तो वो वहाँ पे बारिश हो जाती है।
हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड। अब जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ठंड महसूस होती है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, तो अगर कोई जगह इक्वेटर के भी करीब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी अगर माउंटेन है तो माउंटेन के जब आप ऊंचाई पे चले जाते हैं, मतलब ऊंचा जो उसकी पीक होती है वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ठंड होगी। माउंटेन्स पे ठंड क्यों होगी? अब माउंटेन्स पे एक तो बहुत ज़्यादा ट्रीज भी होते हैं, उस वजह से भी वहाँ पे ठंड होती है। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो है वाटर वेपर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे दूसरी ये जो मतलब जिन चीज़ों से गर्मी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या व्हीकल से, ये फैक्ट्रीज, जिन चीज़ों की वजह से गर्मी होती है वो कम होती है, इस वजह से ऊपर माउंटेन्स में ठंड होती है। तो अब हमारा क्या आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का तो आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्लाइमेट क्या होता है। लॉन्ग टाइम जो सिचुएशन होती है वेदर की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट में तब्दीली। क्लाइमेट में तब्दीली क्या होगी? अब नॉर्मल सी बात है, हम जब क्लाइमेट का हमें पता है तो हमें क्लाइमेट चेंज का भी पता होगा कि क्लाइमेट में तब्दीली। अब तब्दीली कैसे है कि सर्दियाँ जो हैं वो सर्दियाँ जब वहाँ तब गर्मियाँ आ रही हैं, और जब गर्मियाँ तब सर्दियाँ आ रही हैं, इसी तरह का कुछ क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये हम रीडिंग करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स। वही बात के क्लाइमेटिक पैटर्न्स अभी क्या चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान में नवंबर टू फेब मार्च तक क्या है, ठंड चल रही है। और आगे मार्च से अक्टूबर तक जो है वो गर्मी चलती है। तो ये क्या है हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न। क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ रीजन और ऑन ए ग्लोबल स्केल, यानी कि ग्लोबली भी हमें पता है। अब जैसे इस मैप के ऊपर हमने ये ग्लोबली, ग्लोब यानी कि वर्ल्ड, इसके ऊपर भी हमें पता है कि क्लाइमेट के क्या पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इन एरियाज में ये क्लाइमेट होता है। तो ये क्या है कि वो कह रहा है कि इस क्लाइमेटिक पैटर्न में, ये जो क्लाइमेट पैटर्न बनाया गया इसमें चेंज जब आ जाएगा, यानी कि जो वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई है वो हॉट एंड वेट की जगह हो जाएगा, और हॉट एंड वेट जो है वो वेरी हॉट एंड वेरी वेट की जगह हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा। मतलब जब क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट जो है वो बदल गया है। तो फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि 20th सेंचुरी के मिड से लेकर अब तक द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया इन दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में, खला में, हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। हैव कॉज्ड राइज इन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अर्थ क्या होती जा रही है, गर्म होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, सन रेजेस को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग एविडेंट अराउंड द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज का असर है जो वो हमें बहुत वाज़िया नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि सी लेवल जो है वो रेज होना शुरू हो गया है, गर्मियों की ड्यूरेशन लंबी होती जा रही हैं, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। इस वजह से हमें लग रहा है कि अर्थ का जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ वार्म होती जा रही है। इसकी क्या वजह है कि द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, गाड़ियों का धुआं, व्हीकल्स, पेट्रोल, गैस की बर्निंग, ये सब कुछ हैज़ बीन द मेन कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि दरख्तों का, जंगलात का कटाव और एग्रीकल्चर का कम होना, एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जो क्या कहते हैं फैक्ट्रीज में जब सीमेंट बनता है उसकी वजह से जो धुआं और केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उनकी वजह से, एंड मेटल्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, मिलके ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा कर रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस का क्या इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस
क्लाइमेट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्लाइमेट कैसे चेंज कर रहा है। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गई होगी कि क्लाइमेट चेंज क्या है और किस वजह से हो रहा है। एक क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स में चेंज है और ये किस वजह से हो रहा है, हमारी इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट यानी कि जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हम चला रहे हैं उनकी वजह से अर्थ जो है वो हीट अप हो रही है। उसकी वजह से हमारी गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं और सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। तो अब तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।